गंगा वर्सेस मंगा। एक दिन मंगा के घर उसकी दोस्त रेणुका आती है। रेणुका को देखकर मंगा रेणुका से बोलती है, अरे क्या बात है रेणुका, आज सुबह सुबह ही आ गई, क्या काम है? तब रेणुका अपना सर पकड़कर बोलती है, अरे मंगा, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, तू मुझे रेणु करके पुकारा कर, मेरा पूरा नाम लेकर तू लोगों में मेरी इज्जत मत उतारा कर, जरा मेरी बात को याद रखा कर। तब मंगा अच्छा ठीक है, पहले ये बता यहाँ आना कैसे हुआ? अरे आज हमारी दोस्त, वही हमारी स्कूल की दोस्त सुनीता है ना, उसका बर्थडे है। सोच रही थी उसे जाकर विश कर दूं। शायद तू भी मेरे साथ आना चाहेगी, यही पूछने के लिए आई थी। क्या कहा? हमारी बेस्ट फ्रेंड सुनीता का बर्थडे है? कितने दिन हो गए उससे मिले हुए। चलकर उसे विश करके आते हैं। और ये क्या, तू अभी तक तैयार नहीं हुई, मेकअप भी नहीं डाला? चल कोई बात नहीं, जाते जाते ब्यूटी पार्लर से होकर जाएंगे। ये बात सुनकर रेणुका डर जाती है और बोलती है, अरे बाप रे, मुझे नहीं जाना कोई ब्यूटी पार्लर। उस दिन तूने जो कुछ भी किया मेरे लिए वही काफी है। इस तरह बोलते हुए वो अपने हाथ जोड़ने लगी। लगता है उस दिन जो कुछ भी हुआ अभी तक रेणुका भूली नहीं। क्यों बच्चों, तुम लोगों ने भी हमारे अंडरग्राउंड ब्यूटी पार्लर वाला एपिसोड नहीं देखा क्या? अगर नहीं देखा तो अभी नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करिए और तुरंत उस एपिसोड को भी देख लीजिए। इस तरह बातें करते हुए दोनों सुनीता के गांव पहुंचते हैं। इस तरह जब वो लोग सुनीता के घर जा रहे थे, वो लोग देखते हैं कि एक पाइप में एक गर्भवती औरत फंस गई है और वो उस पाइप में दर्द से करा रही थी। इस तरह बेचारी रो रही थी। ये देखकर मंगा उस औरत के पास पहुंचती है। वो औरत कोई और नहीं, मंगा की बेस्ट फ्रेंड सुनीता ही थी। रात भर वो बारिश में भीगते भीगते उसी पाइप में सो गई थी। अपनी सहेली को ऐसी परिस्थिति में देखकर मंगा की आंखें भर जाती हैं। रेणुका रोते रोते सुनीता से बोलती है, सुनीता उठ ना यार, मैं हूँ तेरी बचपन की सहेली रेणुका। इधर देख, तेरी बेस्ट फ्रेंड मंगा भी आई है। इस तरह वो सुनीता को उठाती है। सुनीता बड़ी कमजोर थी। उसने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली और रेणुका और गंगा को देखती है। वो उन दोनों को देखकर बहुत खुश हो जाती है और वो तुरंत मंगा को जोर से गले लगाती है और बोलती है, कैसी है मंगा, कितने दिन हो गए तुझे देखे। इस तरह वो बोलती है। तब मंगा रोते रोते बोलती है, अरे मेरे बारे में छोड़, तू बता, तू यहाँ पाइप में क्यों सोई हुई है? ये सब क्या हो रहा है? इस तरह वो पूछती है। तब सुनीता रोते रोते बोलती है, मेरी किस्मत ही खराब है। मेरी सास मुझसे नफरत करती है, हमेशा मुझे मारती पीटती रहती है। मैं जितनी भी कोशिश करके उनका मन जीतना चाहती हूँ, लेकिन वो हमेशा कोई ना कोई बहाना निकालकर मुझे डांटती और मारती ही रहती है। ऊपर से मेरी ननद, वो अपने ससुराल में झगड़कर यहाँ आ गई। वो हमेशा मेरी सास के कान भरती रहती है मेरे बारे में और उन्हें मुझे मारने को कहती है। कल रात को जब मैंने कहा था कि मैं अपने मायके जाऊंगी, तो उन लोगों ने मुझे खूब मारा और मुझे यहाँ इस पाइप में छोड़ दिया। ये सारी बातें सुनकर मंगा बहुत दुखी होती है। उसे सुनीता के सास और ननद पर बहुत गुस्सा आता है। वो मन में ठान लेती है कि किसी भी तरह उसके सास और ननद को सबक सिखाना होगा। वो तुरंत अपने बैग से मैजिकल लैंप निकालकर जीनी को बाहर बुलाती है। मंगा जीनी से सारी बात बताती है। पूरी बात सुनकर जीनी मंगा से कहता है,
आप चाहती हो कि मैं उन्हें सबक सिखाऊं, यही ना? यू डोंट वरी सिस्टर, मैं हूं ना। इस तरह बोलकर वो अपने जादू से खुद को सुनीता के रूप में बदल लेता है और उसके घर चला जाता है। घर पर सुनीता की सास और ननद दोनों आराम से बैठकर टीवी देख रहे थे। जिनी, जो सुनीता के रूप में था, उनके सामने जाकर बोलता है, वो दोनों डर गए क्या? चलो, मैंने बोला कि एक बार मैं मायके होकर आऊंगी, बस इसी बात के लिए आपको इतना गुस्सा आ गया सासू माँ? अपनी बहू की बातें सुनकर सुनीता की सास दंग रह जाती है और बगल में बैठी उसकी बेटी से बोलती है, अरे इसे क्या हो गया? आज ऐसे क्यों बोल रही है? कल रात को ही हमने इसकी खूब पिटाई की थी ना, फिर भी इसे क्या हो गया अभी? इस तरह दोनों कानाफूसी करने लगते हैं। ये देखकर सुनीता बोली, क्या बात है? ऐसे देख रहे हो जैसे किसी भूत को देख लिया हो। तुम लोगों को शक करने की कोई जरूरत नहीं, मैं भूत ही हूँ। तुम लोगों के लिए ही वापस आई हूँ। बहुत देख लिया मुझे। जाओ, जाकर मेरे लिए खाना बनाओ। जाइए, मुझे बहुत भूख लगी है। इस तरह बोलती है। ये सुनकर सुनीता की ननद बोलती है, क्या कहा? हम लोग तेरे लिए खाना बनाए? इस तरह वो बड़े जोर से बोलती है। ये सुनकर सुनीता के रूप में जिनी सुनीता की ननद की खूब पिटाई करता है। जब सुनीता की सास बीच में आती है तो उसे भी खूब मारता है। खूब मार खाने के बाद माँ बेटी दोनों भागते हुए जाकर सुनीता के लिए खाना बनाकर लाते हैं। सुनीता के रूप में बैठा जिनी सारा खाना एक ही मिनट में चख कर जाता है। ये देखकर सुनीता की सास और ननंद दोनों शॉक हो जाते हैं और सुनीता उन्हें देखकर बोलती है, ये क्या घटिया खाना बनाकर लाए हो? हाँ, न नमक है न मिर्ची, थू। जाओ, जाकर फिर से खाना बनाकर लाओ। ये बात सुनकर सुनीता की ननंद बोलती है, क्या कहा? फिर से खाना बनाए? अभी तो तूने न नमक है न मिर्ची है बोलते हुए सारा खाना राक्षस की तरह चट कर गई। ये सुनकर सुनीता बोली, क्या कहा? मुझे ही राक्षस कहा तूने? ऐसा बोलकर वो अपनी ननंद की खूब पिटाई करती है। मार खाते हुए सुनीता की ननंद बोलती है, अरे बाप रे, अरे बाप रे, आओ, अरे बाप रे, मैं वापस इस जन्म में आपके घर पैर नहीं रखूंगी माँ। मैं चली अपने ससुराल। ऐसा बोलते हुए वो अपने ससुराल भाग जाती है। तब सुनीता की सास बोलती है, अरे अरे, तू मुझे इस भूतनी के पास अकेले छोड़ के कहाँ चली बेटी? मुझे छोड़ के मत जा बेटी, मुझे छोड़ के मत जा। इस तरह उसकी सास रोने लगती है। तब सुनीता के भेष में जिनी सुनीता के सास से बोलती है, मुझे और भी भूख लग रही है, खाना बनाएगी या तुझे ही खा लूं? ऐसा बोलते हुए वो अपनी सास के पास जाने लगता है। ये देखकर सुनीता की सास बोलती है, बेटी तू बता, तू ये सब सही कर रही है क्या? हाँ, कोई अपनी सास को खाता है क्या भला? हाँ, बता ना। इस तरह बोलती है। तब सुनीता कहती है, तो क्या गर्भवती बहू को कोई इस तरह बारिश में छोड़ देता है क्या? बेचारी मेरी सुनीता दीदी बारिश में भीगते हुए बुखार की वजह से तड़प रही थी। जिसने मेरी सुनीता दीदी को इतना सताया, उसे जीने का कोई हक नहीं। ऐसा बोलते हुए वो जीनी के रूप में बदल जाती है। ये देखकर सुनीता की सास डरते हुए बोलती है, अरे अरे जीनी, मुझे माफ कर दो जीनी, मुझे माफ कर दो। फिर कभी मैं अपनी बहू को नहीं सताऊंगी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं अपनी बहू को बहुत प्यार से रखूंगी। अगर तूने सुनीता की देखभाल नहीं की तो मैं वापस आऊंगा, वो भी तेरे नए बहू के रूप में। जाकर अपनी बहू को तुरंत घर वापस ला।
जा। ये बात सुनते ही सुनीता की सास दौड़ते हुए जाकर सुनीता को अपने घर वापस ले आती है और उस दिन वो सुनीता का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाती है। गंगा, रेणुका, सुनीता और जीनी बर्थडे में खूब मस्ती करते हैं और सुनीता चंद्रकांतम अपने दोस्त से मिलने गई थी। वहाँ वो रेणुका को देखती है। देखते ही ऐसा बोलती है, अरे रेणुका एलम्मा कैसी हो? जोर से चिल्लाती है, जो सुनकर सभी लोग रेणुका को देखकर हंसते हैं। तब रेणुका को बहुत गुस्सा आता है। तब रेणुका चंद्रकांतम से गुस्से में ऐसा कहती है, तुम्हें इतनी बार बताया है ऐसे मत बुलाओ, तुम नहीं सुनोगी। तुम्हारा नाम लेकर बुलाना भी गलत है क्या? फिर भी अभी क्या हुआ, इतना गुस्सा कर रही हो? ऐसी बुलाकर सबके सामने मेरी इज्जत खराब कर रही हो। तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है क्या? अरे मजाक मत करो, हम लोगों के बीच में इज्जत किस लिए? रेणुका चिढ़ते हुए ऐसा कहती है, तुम्हारी इज्जत नहीं है पर मेरी है। यहाँ पर जो भी लोग हैं मेरी कितनी इज्जत करते हैं पता है? होने वाले सभी पार्टी फंक्शन में मुझे ही चीफ गेस्ट बनाकर बुलाते हैं, पर तुम्हें किसी ने बुलाया है क्या? चीफ गेस्ट की तरह ना बुलाया पर कम से कम तुम्हें गेस्ट की तरह भी ट्रीट किया है क्या? सभी तुम्हें एक बेवकूफ समझते हैं, इसीलिए कोई इज्जत नहीं देता। मेरी बचपन की दोस्त हो इसीलिए मैं तुम्हें बुलाती हूँ, नहीं तो मैं भी तुम्हें बुलाने वाली नहीं थी। बोलती है, जो सुनकर चंद्रकांतम को बहुत बुरा लगता है। मैंने तो तुम्हें दोस्त माना था, पर तुमने तुरंत रोते हुए वहाँ से चली जाती है। घर आकर बेड पर बैठकर रो रही थी। जो देखकर सूर्यकांतम चंद्रकांतम से पूछती है, क्या हुआ? अभी क्यों इतनी हो रही हो? क्या हुआ बताओ? मुझे कोई अहमियत ही नहीं देता, सारे लोग मेरी बेइज्जती करते हैं। रोते हुए कहती है। जो सुनकर सूर्यकांतम ऐसा कहती है, अरे पहले अपना बड़बड़ाना बंद करके क्या हुआ बताओ? कहती है। तब चंद्रकांतम सारी बात सूर्यकांतम को बताती है। जो सुनकर सूर्यकांतम हंसते हुए कहती है, अरे इस छोटी सी बात पर इतना रो रही हो? उसने सच ही तो कहा। हर कोई मेरी इज्जत निकाल देता है, मैं रो रही हूँ और आपको मजाक सोच रहा है। सासू माँ, क्या सासू माँ किसी को भी मेरा दुख नहीं लगता? अगर घर में इज्जत मिलेगी तभी तो बाहर लोग इज्जत देंगे। पहले मेरे घर में ही मुझे इज्जत नहीं मिलती। कहते हुए रो रही थी। जो सुनकर सूर्यकांतम कहती है, अरे बस करो तुम्हारी बकवास। फिर भी इज्जत किसी के रोने से नहीं मिलती, उसे बचाना होता है। गांधी जी ने भी कभी भी मुझे इज्जत दो बोलकर नहीं मांगी, फिर भी उनके किए गए कामों को देखकर लोगों ने उन्हें बहुत इज्जत दी। तुम भी 4 लोगों में अच्छा नाम कमाओ, तभी लोग तुम्हें इज्जत देंगे। कहती है। जो सुनकर चंद्रकांतम, मैं भी मस्त अच्छे काम करती हूँ, फिर भी कोई भी इज्जत नहीं देता मुझे। क्या तुमने अच्छे काम किए? जब भी देखो लोगों को ठगकर उनसे पैसे कैसे वसूल किया जाए सोचती रहती हो। ठीक है सासू माँ, आज से मैं अच्छी बनकर रहूंगी, सभी की मदद करूंगी, ठीक है ना? अच्छा हुआ, कम से कम अब तो तुम्हें अच्छे विचार आए, खुशी हुई। ऐसे अच्छे काम करते जाने पर उसे सारे इंसान देखकर मुझे भी इज्जत देंगे, जिसके लिए बहुत टाइम लगेगा ना। हाँ रे, अच्छे काम बहुत धीरे से फैलते हैं पर बुरे काम बहुत जल्दी दिखाई दे जाते हैं। तो फिर अब मैं अच्छी काम शुरू करती हूँ, जिसे लोगों को जानने के लिए बहुत टाइम लगेगा सासू माँ। इसलिए तुम्हारे पास अगर कोई मैजिक आइटम हो तो सासू माँ, उस आइटम के इस्तेमाल करने पर सभी लोग मुझे इज्जत देना शुरू कर देंगे। यहाँ वहाँ घुमा घुमा कर बात मुझ पर सीधे डाल दिया, फिर भी लोगों को तुम्हें इज्जत देने के लिए मैं अपने मैजिक आइटम्स क्यों दूं? प्लीज सासू माँ, आज एक दिन के लिए ऐसी कोई वस्तु आपके पास है तो बताइए ना सासू माँ। कल से मैं अच्छे काम करके सबके पास इज्जत कमा लूंगी। कहती है। जिस पर सूर्यकांतम नहीं मानती। तब चंद्रकांतम सूर्यकांतम के पैर पड़ती है। अपनी पेटी में से मैजिक ज्वेलरी उसे देकर कहती है, ये लो, ये एक मैजिक ज्वेलरी है, इसे पहनने पर लोग तुम्हें इज्जत देंगे, तुम्हें अपने सिर पर रखकर देखेंगे। ये सिर्फ आज के लिए ही है, कल से अच्छी बन जाऊंगी कहा है, इसीलिए तुम्हें ये चांस दे रही हूँ। अगर इस बार कोई परेशानी हुई तो तब बताऊंगी तुम्हें।
चंद्रकांतम तुरंत उस ज्वेलरी को पहनकर गांव में जाती है। गांव के लोग चंद्रकांतम को देखकर झुक झुक कर प्रणाम करने लगते हैं, जो देखकर चंद्रकांतम बहुत खुश और आनंद हो रही थी। वो कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए एक शॉप में जाती है। शॉप का मालिक चंद्रकांतम को इतनी इज्जत देता है कि उसके पिए हुए कोल्ड ड्रिंक के पैसे भी नहीं लेता। ये सब देखकर चंद्रकांतम मन में ऐसा सोचती है, पैसे? लोग मेरी कितनी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। सब कुछ इस मैजिकल ज्वेलरी की माया है। मेरी सासू माँ ने कहा था, जाओ सभी लोग तुम्हें सिर पर रख कर देखेंगे, एक बार टेस्ट करके देख। अम्मा, मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं। अम्मा। जो सुनकर सभी लोग उसे वहां कुर्सी पर बैठने के लिए ले जा रहे होते हैं, जिस पर चंद्रकांतम मन में ऐसा सोचती है, अरे वाह, ये मैजिकल ज्वेलरी मेरे पास कुछ दिन रहती तो मैं इस गांव की महारानी बन जाती। सोचते हुए उनसे ऐसा कहती है, क्यों लोग इतने धीरे चल रहे हैं, जल्दी चलो। कहते हुए उन्हें ऑर्डर देने लगती है। ये सब सूर्यकांतम को पता चलता है। सूर्यकांतम को बहुत गुस्सा आता है। क्यों रे? वो लोग तुम्हारी इज्जत करे इसीलिए तो मैंने तुम्हें ये दिया था ना। तुम इस तरह उन लोगों पर चढ़कर सवारी कर रही हो और ऊपर से महारानी के जैसे ऑर्डर दे रही हो। रुको, अभी बताती हूँ। सोचकर अपने बहू चंद्रकांतम के पहने मैजिक ज्वेलरी को गायब कर देती है। मैजिकल ज्वेलरी के न होने के कारण लोग रुक जाते हैं और चंद्रकांतम नीचे गिर जाती है। लोगों को नौकरों की तरह इस्तेमाल करने के लिए उनको सताने के कारण सभी लोग उसे मारने के लिए आते हैं। चंद्रकांतम डरते हुए घर जाती है। तब सूर्यकांतम चंद्रकांतम को डांट कर बाहर खड़े सभी लोगों से माफी मांगने को कहती है। इस तरह चंद्रकांतम तुरंत रेणुका के पास जाकर माफी मांगती है, जो सुनकर रेणुका भी उसे माफी मांगती है। इस तरह फिर से वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। इसीलिए बड़ों ने कहा है, अगर नाम अच्छा होगा तो गाँव अच्छा होगा।